आप अगर एक मैग्नेट को एक लोहे से बने ऑब्जेक्ट के आसपास ले जाते हैं तो आप देखते हैं कि मैग्नेट उस लोहे को दूर से ही अपने तरफ खींच लेता है। इसे कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूर से ही फोर्स लगा पाता है। जैसे कि सूरज धरती को अपने तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचे रखता है। यहाँ पर भी किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं है, फिर भी दूर से ही ये इसे खींच पाता है। ठीक वैसे ही अगर एक चार्ज के आसपास एक दूसरा चार्ज लाया जाए, अगर उस चार्ज का नेचर दूसरे चार्ज का नेचर अगर अपोजिट हुआ पहले चार्ज से, तो फिर वो उसे अपने तरफ खींच लेता है। लेकिन सिमिलर नेचर के चार्जेस एक दूसरे को अपने से दूर धकेलता है। तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स काफ़ी दूर से अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर जो रीज़न है उस रीज़न को कुछ हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक चार्ज अपने आसपास के रीजन में मॉडिफिकेशन लाता है। जैसे कि मान ले यहाँ पर एक फ्रेम है और इस फ्रेम में टाइटली एक फैब्रिक बंधा हुआ है और उसके बीचों बीच एक बड़ा सा मास रखा हुआ है। तो बड़ा सा मास क्या करेगा, इस फैब्रिक को इस तरह से बेंड करेगा, इसे मोड़ेगा। अब अगर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर छोड़ते हैं तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट लुढ़कते हुए इसके पास पहुँच जाएगा, इसके साथ सट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये फैब्रिक को बेंड कर रहा है। उस बेंडिंग के कारण ये दूसरा ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के पास, पहले ऑब्जेक्ट के पास पहुँच जाता है। तो पहला ऑब्जेक्ट अपने आसपास के रीजन में एक मॉडिफिकेशन ला रहा है, जिसके कारण ये दूर से ही दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच पा रहा है। कुछ ऐसा ही होता है इस केस में भी। जो चार्ज है वो अपने आसपास के रीजन में मॉडिफिकेशन लाता है, उस मॉडिफिकेशन के कारण दूसरा चार्ज पे वो दूर से ही फोर्स लगा पाता है। देखिए, ये जो मॉडिफिकेशन है, जिस रीजन में या जिस स्पेस में मॉडिफिकेशन होता है, उसका प्राइमरी प्रॉपर्टी तो हम खोज रहे हैं क्या है, किस चीज़ से एम्प्टी स्पेस दैट मीन वैक्यूम बना हुआ है। लेकिन अगर हमें पता न भी हुआ इसका प्राइमरी प्रॉपर्टी, फिर भी हम इसके साथ बहुत सारे सेकेंडरी प्रॉपर्टी एसोसिएट कर सकते हैं। अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू फोर्स, मोमेंटम ये सब हुआ, तो फिर हम इसके आसपास, एक चार्ज के आसपास के रीजन में हर एक पॉइंट के साथ हम एक टर्म एसोसिएट कर सकते हैं जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेट अस से एक पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं पी पॉइंट, जो कि इस चार्ज से आर डिस्टेंस दूर है। अब अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू हुआ तो फिर इस पी पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनता है उसके लिए एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कुछ ऐसे डिफाइन किया जाता है कि किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, उस पॉइंट में एक वन यूनिट का चार्ज, पॉजिटिव नेचर का चार्ज रखना होता है। वहाँ पर उस चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकली बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के, और उस फोर्स पे जो डायरेक्शन है और उस फोर्स का जो डायरेक्शन है वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। इसका मतलब अगर ये क्यू चार्ज पॉजिटिव नेचर का हुआ तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा जाए उस पर फोर्स बाहर की तरफ होगा। पॉजिटिव में रिपल्शन होता है। उसी तरह से अगर ये चार्ज, सोर्स चार्ज निगेटिव नेचर का हुआ तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखने से ये नेगेटिव चार्ज उसे अपने तरफ खींच लेगा। तो यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन देखें, वो आर के स्क्वायर, मतलब उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उस चार्ज से, उसके स्क्वायर पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब पॉइंट को आप चेंज करते जाएं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी चेंज होता जाएगा। पॉइंट जितना करीब आते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड उतना बढ़ते जाएगा। पॉइंट चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इस क्यू चार्ज के आसपास के रीजन में अलग अलग पॉइंट में अलग अलग फील्ड इंटेंसिटी होगा। अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम क्या करेंगे, इसके आसपास के पॉइंट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके लिए हम एरो ड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर हम हर एक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एरो ड्रॉ करने का कोशिश करें तो वो मीनिंगलेस होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्पेस भर जाएगा। हर पॉइंट से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे या एरो ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा स्पेस जो है ये पूरी तरह से भर जाएगा। इसका एक ऑल्टरनेट तरीका हम ये अपना सकते हैं कि इवनली स्पेस्ड पॉइंट
में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रहा है उसे हम ड्रॉ कर दें। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये प्रोपोर्शनल होता है 1/r² पे, मतलब डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इस चार्ज से किसी पॉइंट का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा ड्रास्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगा। अगर डिस्टेंस डबल कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगा। दूर हम जाते जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड घटते जाएगा। इसका मतलब एरो जो है, एरो का लेंथ ड्रास्टिकली घटता जाएगा। तो हम ऐसे लॉजिक से या इस तरीके से हम सिर्फ एक चार्ज के बहुत आसपास के रीजन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरे स्पेस में हमें इसे रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम एक ऑल्टरनेट तरीका यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज के विसिनिटी से हम क्या करेंगे, एक पॉइंट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना शुरू करेंगे। वो क्या चीज़ है, देखें इस पॉइंट में, इसके आसपास कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करें, इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में बन रहा है उस डायरेक्शन में हमें इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस आगे बढ़ना है ऐसे। फिर जो फाइनल पॉइंट हुआ वहाँ से जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रहा है उस डायरेक्शन में फिर से इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस आगे बढ़ना है। उसी तरह से इसी चीज़ को हमें प्रोपगेट करते जाना है। तो सिंगल चार्ज के केस में हमें इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। हम बाकी पॉइंट्स के लिए भी ये कर सकते हैं और भी पॉइंट्स के लिए हम कर सकते हैं, जितने मन उतने पॉइंट्स के लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं, हमें उतना लाइन मिलेगा। लेकिन कितने लाइन्स हमें ड्रॉ करना चाहिए, यहाँ पर आप एक सिंपल रूल फॉलो करें कि आप चाहे कितना भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक चार्ज से आप कितना भी लाइन बाहर निकाल सकते हैं या उसके अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन कितना, इसके लिए सिर्फ एक ही रूल आप फॉलो करें कि एक प्रॉब्लम में या एक सिनेरियो में अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, दोनों अगर सेम मैग्नीट्यूड का हुआ, फॉर एग्जांपल +2 यूनिट और +2 यूनिट का, तो पहले से आप जितना फील्ड लाइंस बाहर निकालेंगे या पहले के लिए जितना फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करेंगे, दूसरा चूंकि सेम मैग्नीट्यूड का है तो इसके लिए भी उतना ही फील्ड लाइंस आपको ड्रॉ करना होगा। मतलब इस केस में इसके लिए भी हम 4 फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। आप 8 कर सकते हैं, इसके लिए अगर 8 करेंगे तो आपको इसके लिए भी 8 करना होगा। अब इस सिनेरियो में मान ले +4 यूनिट का चार्ज है, तो चूंकि चार्ज डबल हो गया तो हमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को भी डबल करना होगा, हमें दुगना कर देना होगा। बस ये सिंपल रूल आप फॉलो करें। अब यहाँ एक और बात कि ये जो डायरेक्शन होगा फील्ड लाइंस का, ये डायरेक्शन ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर है। देखिए पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया उस लाइन में भी एरो हम लगा देंगे बाहर की तरफ। ये हमें एक और बात इंडिकेट करेगा कि इस लाइन में किसी भी पॉइंट में एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज रहे तो वो पॉजिटिव चार्ज इसी लाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा और इसी एरो के डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो इस लॉजिक से अगर ये चार्ज नेगेटिव नेचर का हुआ तो एरो किधर होगा, अंदर की तरफ होना चाहिए। क्योंकि अब देखिए इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे हम अगर पॉजिटिव चार्ज को रखें तो वो पॉजिटिव चार्ज इसी लाइन को फॉलो करते हुए इसी एरो के डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को खींच लेगा। यहाँ आपके दिमाग में एक बात आ सकता है कि ऐसा करने से जो फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है वो तो लॉस्ट हो गया, क्योंकि इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे पता करते हैं, इस एरो के लेंथ से। अगर दूर होगा पॉइंट तो फिर एरो छोटा बनेगा, ये इंडिकेट करेगा कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, और दूर हुआ पॉइंट तो एरो और छोटा बनेगा, ये इंडिकेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और कम है। लेकिन यहाँ पर तो सारे एरोज़ को हमने मर्ज कर दिया। मर्ज करने से क्या हुआ, इंडिविजुअल एरोज़ का जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो गया। तो ऐसा होने से जो फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है वो इन्फॉर्मेशन तो लॉस्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक ऑल्टरनेट उपाय है जिससे कि हम इस रीजन में किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड को भी सेंस कर सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डेंसिटी से। चलिए इसे एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन से समझते हैं। हमने इस चार्ज के आसपास एक स्फीयर ड्रॉ किया है, दोनों का सेंटर सेम है।
अब इस स्फीयर का जो हर एक पॉइंट है वो चार्ज से इक्वल डिस्टेंस दूर है। लेट अस से कि चार्ज से इस स्फीयर का हर एक पॉइंट का डिस्टेंस है स्मॉल लेटर r। अब इस स्फीयर के हर एक पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा वो इंटेंसिटी इतना बनेगा, इस मैग्नीट्यूड का बनेगा। अब अगर इस स्फीयर के सरफेस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी देखें तो हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, लेट अस से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज n, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिवाइडेड बाय ए स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा जो कि होगा 4πr²। तो आप गौर करें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो r² पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और लाइन डेंसिटी भी r² पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर मैं पॉइंट को दूर कंसीडर करता हूँ, मतलब स्फीयर को थोड़ा बड़ा करता हूँ, अब ये स्फीयर इसका रेडियस कैपिटल R है, तो फिर इस केस में हर एक पॉइंट में इस स्फीयर के सरफेस में हर एक पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा वो कुछ इतना बनेगा। अब जो लाइन डेंसिटी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी होगा, वो होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिवाइडेड बाय 4π, इसका रेडियस अभी कैपिटल R है तो उसका स्क्वायर। यहां पर आप गौर करें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लाइन डेंसिटी भी उसी पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से ये क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जिस रेट से बढ़ता या घटता है, लाइन डेंसिटी भी उसी रेट से या उसी प्रोपोर्शन से घटता या बढ़ता है। इसका मतलब जो लाइन डेंसिटी होगा एक रीजन का, जैसे कि अगर आप इस रीजन को कंसीडर करें तो यहाँ लाइन डेंसिटी ज़्यादा है, लाइंस जो है बहुत डेंसली पैक्ड है, लेकिन अगर आप इस रीजन को कंसीडर करें तो यहाँ पर लाइन डेंसिटी कम है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करेगा कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा क्योंकि लाइन डेंसिटी ज़्यादा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा क्योंकि लाइन डेंसिटी कम है। तो ये तो हमने एक चार्ज के साथ डील किया। अगर दो चार्जेस हुआ तो दो सिमिलर नेचर का चार्ज अगर हुआ, सेम नेचर का चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे कर्व्ड लाइंस बनता है। चलिए पॉजिटिव पॉजिटिव के केस को कंसीडर करेंगे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें कि एरो यहाँ से बाहर की तरफ होगा, लेकिन अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रहे तो फील्ड लाइंस का जो शेप है वो तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन एरो जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। यहाँ पर हम एक चीज़ देख लेते हैं कि फील्ड लाइन इस तरह का कर्व्ड क्यों है। उसके लिए मैं सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ। इस पॉइंट में अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें या फिर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रखें तो उस पर लगा हुआ फोर्स का डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज उसे इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ बहुत कम है, ये बहुत कम मैग्नीट्यूड का है। तो फिर यहाँ अगर पैरेललोग्राम हम लॉ लगाएं तो फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें मिलेगा वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। मतलब इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है कुछ ऐसा बना। आप गौर करें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट से हम ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है, वो इस कर्व्ड लाइन पे, दैट मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उस पे टेंजेंट है, होना भी चाहिए। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे थे, हम किस तरह से बना रहे थे, मान ले कि ये वो पॉइंट है, यहाँ से मान ले हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, लेट से इस पॉइंट में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उस डायरेक्शन में हमें इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस आगे बढ़ना है, फिर इसे फाइनल पॉइंट बना देना है। अब यहाँ से देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बन रहा है, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, फिर यहाँ पर देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बन रहा है, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो इससे ये तो क्लियर है कि अगर किसी भी पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस से कि हम इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं तो वो इस कर्व पे टेंजेंट होगा। अब टेंजेंट होगा तो इसका तो दो डायरेक्शन होगा, टेंजेंट तो ये हो गया इस कर्व पे, इस पॉइंट पे टेंजेंट, तो इसका एक डायरेक्शन ये, दूसरा डायरेक्शन ये। कौन सा डायरेक्शन कंसीडर करना है, वो डायरेक्शन आपको फील्ड लाइन ही बता दे रहा है, देखिए ये वाला डायरेक्शन को, तो ये डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये वो डायरेक्शन नहीं होगा। अब अगर आप गौर करें कि हम पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर ले जाते हैं, थोड़ा करीब ले जाते हैं, यहाँ पर पहले पॉजिटिव चार्ज था उसे हम थोड़ा करीब ले जाते हैं,
यहाँ पर करीब इन द सेंस कि दोनों के बीचों बीच के करीब ले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए पॉजिटिव चार्ज, पहले केस में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा धकेल रहा था क्योंकि बहुत करीब था, ये पॉजिटिव चार्ज बहुत कम रेपेल कर रहा था। लेकिन इस केस में क्या होगा, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इसे रेपेल करेगा, लेकिन इससे इसका मैग्नीट्यूड अब घट जाएगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड अब बढ़ जाएगा। तो रिजल्टेंट देखिए मुड़ता जाएगा, रिजल्टेंट जो डायरेक्शन बनेगा वो रिजल्टेंट डायरेक्शन मुड़ गया, क्योंकि पॉइंट को चेंज करते साथ इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट चेंज हो जाता है। एक का इफेक्ट घट रहा है, दूसरे का इफेक्ट बढ़ रहा है, इसीलिए लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट ना होके लाइन इस तरह से कर्व कर रहा है। नेगेटिव चार्ज का भी एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक पॉइंट कंसिडर किया, यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ खींचेगा और ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ खींचेगा, लेकिन बहुत कम मैग्नीट्यूड से। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन पॉइंट को अगर यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में खींचेगा, ये नेगेटिव चार्ज उस चार्ज को इस डायरेक्शन में खींचेगा। अगर हम रिजल्टेंट बनाते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ भी ये क्लियर है कि ये जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उस पे किसी भी पॉइंट में टेंजेंट होता है उस पॉइंट पे बना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए दो अगर अपोजिट नेचर का चार्ज होगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो फिर इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनता है। चलिए मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव नेचर का है और ये नेगेटिव नेचर का है। फील्ड लाइंस कुछ ऐसा बनता है। अब देखिए इसका शेप जो है वो चेंज हो गया। चलिए इस पॉइंट में हम एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज को ये वाला पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा और ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है उसे अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा। अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर पता करें तो रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताएगा। यहाँ पर अगर हम पॉइंट कंसीडर करें तो पॉजिटिव चार्ज इसे रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा। अगर रिजल्टेंट वेक्टर हम बनाएं तो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ये भी देखिए इस कर्व पे टेंजेंट है रिजल्टेंट वेक्टर जो है। तो अब यहाँ से आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी हमने अब तक सीखा उसका कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसा पहला प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है और ये नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होता है। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि इसका डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन ही ऐसा है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमें किसी पॉइंट में रखना है। तो यहाँ पर अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उसे ये पॉजिटिव चार्ज धकेलेगा अपने से दूर और उसी डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना है। तो इसका मतलब यही है कि पॉजिटिव चार्ज से वो शुरू होगा, आगे बढ़ते जाएगा और नेगेटिव चार्ज में जाके समा जाएगा। क्योंकि नेगेटिव चार्ज के विसिनिटी में आप देखें ये पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ खींच लेगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है नेगेटिव चार्ज में आके अंदर समा जाएगा। दूसरा पार्ट यह है कि अगर कोई सिंगल चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो सकता है इन्फिनिटी से शुरू हो या फिर इन्फिनिटी में जाके ख़त्म हो। फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से आपने फील्ड लाइन बनाना शुरू किया। अगर इस सिनेरियो में ये कहा जाए कि और कोई चार्ज है ही नहीं, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इस प्रॉब्लम में और कोई चार्ज नहीं है, तो फिर ये फील्ड लाइन कहाँ तक पहुँचेगा? ऑब्वियसली ये फील्ड लाइन बढ़ते जाएगा, चलते जाएगा, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। उसी तरह से नेगेटिव चार्ज अगर है तो इसमें हमें फील्ड लाइन को समाना है, इसके अंदर फील्ड लाइंस को ले जाना है। अब फील्ड लाइंस आ कहाँ से रहा है? कहीं पॉजिटिव चार्ज तो और है नहीं, इस सिनेरियो में मान ले सिर्फ ये नेगेटिव चार्ज है, तो कहीं और तो पॉजिटिव चार्ज है नहीं जहाँ से निकलेगा। तो हमें ये अज्यूम करना होगा कि फील्ड लाइंस कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से आ रहा है। अब दूसरा पॉइंट, किसी चार्ज फ्री रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये कंटिन्यूअस होता है। जैसे कि ये इसके अंदर, इस रीजन के अंदर कोई चार्ज नहीं है। आप अगर फील्ड लाइन को देखें तो ये कंटिन्यूअस लाइन है, कोई ब्रेक नहीं है, बीच में ये टूट नहीं रहा, ये कंटिन्यूअस है। ये लाइन जो है कंटिन्यूअस है, ये एक डिसकंटिन्यूअस लाइन है। तो सारे लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
कंटिन्यूअस होता है। लेकिन कहाँ पर? जहाँ पर चार्ज नहीं है जिस रीजन में, जैसे कि इस रीजन में चार्ज है, तो यहाँ आप गौर करें फील्ड लाइन जो है यहाँ पर आके टर्मिनेट कर रहा है नेगेटिव चार्ज में। ये फील्ड लाइन भी यहाँ पर टर्मिनेट कर रहा, ख़त्म हो रहा। ये लाइन भी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज में आके टर्मिनेट कर रहा, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। तो चार्ज फ्री रीजन में जहाँ चार्ज नहीं है, जैसे कि ये वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया, ये सब चार्ज फ्री रीजन है। लेकिन ये वाला रीजन, इसके अंदर चार्ज है, तो ये चार्ज फ्री, ये चार्ज फ्री, ये चार्ज फ्री नहीं है। चार्ज फ्री रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होता है, जहां पर चार्ज है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस चार्ज से या तो बाहर निकलेगा या फिर उस चार्ज में जाके टर्मिनेट करेगा। पॉजिटिव हुआ तो बाहर निकलेगा, नेगेटिव हुआ तो वहां टर्मिनेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, कर भी नहीं सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मान लें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इस पॉइंट में ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा कि इस पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें। वो टेंजेंट बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या डायरेक्शन है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या डायरेक्शन है। अगर दो फील्ड लाइंस इस तरह से क्रॉस करें तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो डायरेक्शन हमें मिलेगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। किसी एक पॉइंट में नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो किसी एक ही डायरेक्शन में होगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता उसके लिए दो डायरेक्शन। एक बार कोई चार्ज यहाँ पर रखा गया तो एक बार वो इधर डिफ्लेक्टेड होगा, दूसरे बार इधर डिफ्लेक्टेड होगा रैंडमली, ऐसा तो नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये कभी भी क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाता है, जैसे कि यहाँ पर ये जो है जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर ख़त्म हो गया, तो ये क्लोज्ड लूप है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा देखें पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट कर जाता है। तो यहाँ एक जगह से ये शुरू होगा और दूसरे जगह में टर्मिनेट कर जाएगा, इस तरह का क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है, इसका ये डायरेक्ट रिजल्ट है। वैसे ये कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या है, इसके बारे में आप अगले चैप्टर में जाके, जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जान जाएंगे उसके बाद आप इस बात को समझ पाएंगे। फिलहाल तो इस टॉपिक के लिए आप इतना जान के रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये क्लोज्ड लूप कभी नहीं बनाता है। अब ये जो फील्ड लाइंस है ये जब किसी एक सरफेस को क्रॉस करता है तो वहाँ पर उस सरफेस और फील्ड लाइंस को मिलाते हुए हम एक प्रॉपर्टी इसका एसोसिएट कर सकते हैं, जिसे कि कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हम एक रीजन में किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके बारे में अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।